हेलो एंड वेलकम टू कोटा गुरु। पिछली क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं या डी वाई अपन डी एक्स हम कैसे निकालते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव। तो आइए उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि चैन रूल क्या होता है। ये कोई स्पेशल रूल नहीं है, आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसी का एक पार्ट है ये चैन रूल। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको क्या है। सपोज करो y इक्वल टू क्या है यहाँ पे साइन 2x स्क्वायर प्लस 4x है यहाँ पे। सपोज करो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं पता नहीं फंक्शन ऑफ फंक्शन इसके अंदर ये साइन x नहीं है, यहाँ पे साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x है यहाँ पे। तो ये अपने आप में क्या अलग से फंक्शन है पॉलिनोमियल्स, एंड देन क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है। तो इसको कह सकते हैं क्या ये y इक्वल टू क्या है, एक तरह से ये एक मान लिया f ऑफ gx मान सकते हैं यहाँ पे, जहां gx क्या है यहाँ पे gx इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, और f क्या है यहाँ पे f ऑफ f एक तरह से f जो फंक्शन है वो क्या है, वो साइन फंक्शन है एक तरह से। ये क्या है, साइन फंक्शन है, राइट। तो इसको सकते हैं साइन ऑफ gx। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। तो इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करें ऑलरेडी पता है आपको। पहले करते हैं साइन, तो यहां निकाले dy अपॉन dx जो होगा, पहले साइन का किया तो क्या है कॉस जो भी लिख दिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू, अब ये जो पॉलिनोमियल्स है वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर क्या हो गया 2x हो गया 4x प्लस 4x का कितना हो जाएगा 4। तो सिंपल सा लिख सकते हैं क्या हम 4x प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x। तो कहना क्या चाह रहा है चैन रूल, तो आप तो पता है कैसे निकालेंगे। चैन रूल सिंपल सा ये है कि अगर मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ gx है, तो इस केस में dy अपॉन dx जो होता है वो होता है पहले f डैश gx निकालो मल्टीप्लाई बाई g डैश x। तो यही ये चैन रूल है, और ये मल्टीपल फंक्शंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो y इक्वल टू क्या है f ऑफ g ऑफ मान लो h ऑफ x, इस केस में क्या होगा dy अपॉन dx सिंपल सा है f डैश ऑफ g ऑफ hx मल्टीप्लाई बाई, उसके अंदर जाएंगे g फंक्शन है तो g ऑफ g डैश x g डैश h x इंटू उसके अंदर क्या h फंक्शन है तो उसको कर देंगे h डैश x। तो ये दिस इज ओवरऑल डिफरेंशिएशन होगा इस फंक्शन का। चलो अब इसके बाद से हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे फंक्शंस, बार बार यहाँ पे क्या कर रहा हूँ y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब हमें निकालना है कि मान लो कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल नॉट x, ठीक है, x नहीं होना चाहिए वो। देखते हैं कैसे करते हैं उसको। जैसे मान लिया y इक्वल टू क्या है y इक्वल टू मैंने कोई मान लो फंक्शन ले लिया fx, राइट, और x जो है वो क्या है, वो है किसी t का फंक्शन है मान लो। पहले केस में क्या डिफरेंस था, इस केस में थोड़ा डिफरेंस है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t। ये क्लियर हो यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे dy अपॉन, अगर dx निकालना होगा इस केस में तो क्या करेंगे dy अपॉन dx। देखो यह जो y है वो क्या है डायरेक्टली, सॉरी यहाँ पे x नहीं t करते हैं यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें t मान लो, टाइम नहीं है यहाँ पे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dy अपॉन dt निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ये फंक्शन t का फंक्शन होता तो हम तुरंत निकाल देते हैं dy अपॉन dt, बट ये x का फंक्शन है तो पहले निकालेंगे हम dy अपॉन dx, क्योंकि इससे dy अपॉन dx ही निकल सकता है, राइट, क्योंकि dy अपॉन dx। अब इसके बाद से क्या करेंगे, हमें चाहिए dy अपॉन dt, तो क्या कर निकालेंगे हम दोबारा dx अपॉन dt। तो यहां से आ जाएगा आपका dy अपॉन dx, और यहां से सिंस x इज अ फंक्शन ऑफ t तो यहां से आ जाएगा आपका dx अपॉन dt। तो यहां से आप निकालोगे dx अपॉन dt, और यहां से निकालोगे आप dy अपॉन dx। ये निकल गया।
तो दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt आ जाएगा। तो इस तरह से हम अदर वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हम y को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे इसी फॉर्मूले को और एक्सपेंड करते हैं, जैसे मान लें कि y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एज्यूम कर लो कि y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ क्या है, x, और x इज ए फंक्शन ऑफ सपोज करो t एंड t इज ए फंक्शन ऑफ सपोज करो कोई अदर वेरिएबल, मान लो h p या r ले सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, कोई फंक्शन फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ देखो एक तरह से y क्या x का फंक्शन है और x क्या है, t का फंक्शन है, और t जो है वो r का फंक्शन है। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं क्या y जो है वो r का फंक्शन है एक तरह से। तो dy अपॉन, मान लो यहाँ से कोई निकाले dy अपॉन dr पूछे आपसे, ये बताओ कि अगर r वेरी करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना वेरी करेगा। तो सिंपल सा dy अपॉन dr जो है वो कैसे निकालोगे इस केस में, सिंस यहाँ y जो f(x) का x का फंक्शन, तो यहाँ निकालेंगे dy अपॉन dx, फिर x क्या है फंक्शन t का, तो निकालेंगे dx अपॉन dt, फिर t जो है फंक्शन है r का, तो निकालेंगे यहाँ पे dr अपॉन dt अपॉन dr। ऐसे हम आगे बढ़ जाएंगे डिफ्रेंशिएट करके। तो यहाँ से देख सकते हो dt यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से dx यहाँ से कैंसिल आउट, तो सिर्फ बचा क्या, dy अपॉन dr। बट इसको लिखने का तरीका क्या है, यही तरीका, ऐसा कुछ कटता नहीं है, बस दिखाने के लिए है कि dy अपॉन dr ही ये फंक्शन है। तो इसके हिसाब से हम किसी भी फंक्शन को, अगर वो डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं करता है, किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि एक स्फीयर है, ठीक है, सपोज करो क्या एक स्फीयर है और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r दिया हुआ है आपको। अगर मान लो इसमें दिया हुआ है इफ गिवन क्या है, यहाँ मान लो गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो है वो क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है, और रेडियस जो है फाइनल रेडियस का जो है वो मान लें यहाँ पे क्या है 10 मीटर। क्वेश्चंस क्या है कि ये जो स्फीयर है वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या है, इसका रेडियस कैसे बढ़ रहा है, या अचानक ऐसा नहीं हुआ, ये क्या पहले 0 था, 0 से रेडियस इसका बढ़ते बढ़ते स्फीयर 0 रेडियस का था, फिर इंक्रीज करते करते ये फाइनली रेडियस 10 मीटर बढ़ रहा है। और रेडियस के बढ़ने का जो रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, या उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, वो क्या है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रेडियस अगर मान लो 1 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम किस रेट से या किस रेट या दर उसको बोलते हैं, किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो हमें पता है व्हाट वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो कितना होता है, मान लिया v है अगर, तो वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ देखो r इंक्रीज चेंज करेगा तो v क्या हुआ, चेंज करेगा, तो इसका मतलब क्या, v इज अ फंक्शन ऑफ r। हम देख रहे हैं यहाँ पे v क्या है, एक तरह से v इज अ फंक्शन ऑफ r। r जैसे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो सिंपल सा अगर इसमें हम निकालें dv अपॉन dt, क्योंकि हमें वही निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें क्या चेंज हो रहा है, तो dv अपॉन dt जो होगा वो क्या होगा, सिंस 4π/3 क्या है कांस्टेंट है, तो 4π/3 क्या है कांस्टेंट, और r क्या है वेरिएबल, तो dv अपॉन dt जो होगा क्या होगा dr³ अपॉन dt होगा। मतलब dv अपॉन dt इक्वल टू क्या, 4π/3 इंटू dr³ अपॉन dt, मतलब r³ को डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, तो 4π/3 और r³ का डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना हो जाएगा 3r² dr अपॉन dt। ये क्लियर हुआ ये बात यहाँ पे।
आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा 3r² और dr/dt। क्लियर। अब यहां देखो dr/dt क्या दिया है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना है 1 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां से 3 से 3 गया यहाँ पे, तो ये हो गया 4πr² एंड dr/dt दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कर दो, 4πr कितना है यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 4 हो गया 400 पाई, और इसका रेडियस क्या होगा, यूनिट क्या होगा इसका, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट के रेस्पेक्ट में वेरी जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया यहाँ पे, तो डिफरेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको और अच्छे समझने के लिए। सपोज करो क्या है, एक क्यूब है, या इसको ले लो क्यूबॉइड, हमने यहाँ क्यूबॉइड ले लिया है, इसका जो लेंथ है ये क्या है यहाँ पे a, या इसको हम लेते हैं l, ये हमने ले लिया यहाँ पे b, इसका विड्थ क्या है b ले लिया यहाँ से, और हाइट क्या है इसका h मान लिया, राइट। और दिया हुआ क्या यहाँ पे, सपोज करो यहाँ b, l, b और h क्या वेरी कर रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम l, b और h क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, d मान लो dl/dt जो है लेंथ किस हिसाब से वेरी कर रहा है, मान लो दिया है x मीटर पर सेकेंड, और इसकी हाइट कैसे वेरी कर रही है, मान लो dh/dt ये है y मीटर पर सेकेंड, या x हटा रहा हूं ऐसे, नहीं ठीक है y मीटर पर सेकेंड, क्योंकि x y आना नहीं ऑलरेडी है इसमें, और मैंने दे दिया आपको d जो इसका विड्थ है क्या dv/dh/dt, ये दे दिया हमने आपको z मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो क्यूबॉइड है इसका लेंथ, विड्थ और हाइट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये उसका वैल्यू दिया हुआ है। आपको बताना है कि सर अगर इसका लेंथ, हाइट और विड्थ वेरी कर रहा है तो इसकी वॉल्यूम कैसे वेरी कर रहा होगा, इसका वॉल्यूम कैसे वेरी कर रहा होगा। जैसे आपने यहाँ क्वेश्चन देखा कि रेडियस के हिसाब से कैसे स्फीयर का वॉल्यूम चेंज होता है, उसी तरह से यहाँ भी करना है आपको। तो व्हाट वी नो, सर वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, सॉरी क्यूबॉइड यहाँ क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, विड्थ पे और हाइट पे, तो ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है, एक फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ तीनों वेरिएबल से क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर dv/dt वॉल्यूम किस रेट से चेंज कर रहा होगा, तो यहाँ देखो तीन वेरिएबल है, जैसे मान लो यहाँ पे था ना कि अगर f इक्वल टू था, सपोज y इक्वल टू क्या था fx इंटू gx था, दो फंक्शन इस तरह से, तो यहाँ पे dy/dx कैसे निकाल रहे थे हम, तो यहाँ पे था फर्स्ट फंक्शन मान लिया fx कांस्टेंट, फिर g' प्लस gx और f' कर रहे थे, ये रूल के हिसाब से। वैसे यहाँ पे करेंगे, दो को कांस्टेंट मानेंगे और थर्ड को इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, और एक एक चेंज करते जाएंगे यहाँ पे। तो dv/dt क्या होगा इस केस में, अगर हम निकालें dv/dt, तो एल बी को पहले मैं कांस्टेंट लिया, तो l इंटू बी और dh/dt दे दिया हमने यहाँ पे, निकाल लिया, प्लस l और h को कांस्टेंट ले लिया, तो LH और dv/dt, प्लस क्या करेंगे, अब BH को कांस्टेंट माना तो हमने BH और dl/dt हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम में किस तरह से चेंज हो रहा है या dv/dt क्या होगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे सपोज करो L जो है फाइनल लेंथ जो है मान लो 10 मीटर, हाइट जो फाइनल है हाइट है वो क्या मान लिया 3 मीटर, और विड्थ जो है वो फाइनल इसका हाइट है मान लिया हमने 2 मीटर, ऐसे ले लिया हमने। तो इस केस में क्या होगा, L इंटू बी, ये क्या है कांस्टेंट माना हमने, उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है L इंटू बी, तो हो गया L इंटू 10 मीटर और B कितना होगा 2,
तो 10 इंटू 2, और डी एच अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या है उसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जो है वो क्या वाई मीटर है यहाँ पे, वाई प्लस यहाँ एल इंटू एच, एल क्या है यहाँ पे 10 मीटर, एच कितना है इसका फनलाइट 3, और डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है जेड मीटर पर सेकंड, तो यहाँ लिखते हैं हमने जेड प्लस बी इंटू एच, बी कितना है यहाँ पे 2, एच कितना है 3, तो क्या 2 इंटू 3, और फाइनल क्या है यहाँ पे डी एल अपॉन डी टी, तो डी एल अपॉन डी टी क्या है एक्स मीटर पर सेकंड से वेरी कर रहा है, तो वह एक्स मीटर पर सेकंड से, तो फाइनली आगे कितना है 20 वाई प्लस 30 जेड प्लस 6 एक्स, तो ये गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अगर एक्स और वाई जेड की वैल्यू दी होगी तो यहाँ पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था कुछ एक यूज कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज करते हैं। अब इसके बाद से हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, कई बार क्या होता है ऐसे फंक्शंस जहां एक्स और वाई को या जो भी वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में क्या करते हैं वो सिर्फ ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हमने यहाँ ले लिया एक्स वाई या 3x वाई इक्वल टू ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कोई आपसे कहे कि यहाँ पे बताओ y इक्वल टू वाई एज ए फंक्शन ऑफ x लिखो या x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखो, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी, हम यहाँ निकाल नहीं सकते। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसी फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा आपको। सपोज करो यही एग्जांपल है 3x वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस केस में हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है आपको। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। पहले एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को वेरी कराएंगे हम, और ऐसे ही हम सब जितने भी इसमें पार्ट्स हैं या टर्म्स हैं उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं एक्स और वाई यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है यहाँ पे। अब एक्स को अगर कांस्टेंट मानूंगा तो यहाँ क्या हो जाए डी वाई अपॉन डी वाई, तो बेसिकली ये 1 हो जाता है डी वाई अपॉन डी वाई। जैसे एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कितना होता है डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाता है 1। ये एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसको मैं वैसे नहीं लिखूंगा, इसको मैं वहां 1 लिखूंगा। तो यहां हो गया 3x और डी वाई अपॉन डी वाई ये हो गया 1 प्लस, अभी इसमें बाकी है ठीक है 3 कांस्टेंट है राइट, और y को कॉमन लूंगा तो यहां 3y और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ ये 3 क्या है कांस्टेंट, तो इसको हमने बाहर कर दिया 3, x को हमने कांस्टेंट माना तो हो गया 3 बाहर, x भी बाहर आ गया। y को इस बार वेरिएबल मानूंगा तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, क्योंकि तभी तो हमें dy अपॉन dx निकलेगा। तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस, अब y को कांस्टेंट मानना है इस बार तो 3 इंटू वाई हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 1। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वाई स्क्वायर का पहले होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर हो गया यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या वहां पे 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। तो y स्क्वायर को क्या होगा y स्क्वायर का हो जाएगा एक तरह से कंपोजिट फंक्शन है एक तरह से 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स।
अब देखो यहाँ भी dy अपॉन डी एक्स है, यहाँ भी dy अपॉन डी एक्स है, दोनों को एक साइड लेके आओ, तो उसको लेके आओ इधर, तो हो गया 3x dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ तो हो गया 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे क्या करो, dy अपॉन डी एक्स को कॉमन कर लो। अगर मैं dy अपॉन डी एक्स को कॉमन करूंगा यहाँ पे, तो बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या होगा 2x माइनस 3y। अब यहाँ डिवाइड कर दिया हमने, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, ये पार्ट क्या है, ये तो कॉमन है, इसको डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे, तो 2x माइनस 3y डिवाइड बाई 3x माइनस 2y। इस तरह से हम dy अपॉन डी एक्स किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल एक इसका कि कैसे निकालेंगे। अब बहुत सारे इस पे एग्जाम्पल्स आपको करना है प्रैक्टिकल, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, उसके बाद से फाइनल में एक बार मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अलग अलग। आप तब तक के लिए क्वेश्चंस और लगा सकते हो। मान लो यहाँ पे दिया है साइन एक्स वाई इक्वल्स दिया है, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको कैसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इसका क्या होगा। वैसे ही बहुत सारा फंक्शन बना सकते हो इम्प्लिसिट फंक्शंस, तो इसको आप निकाल के देखना। डिफरेंशिएशन में हम एक छोटा सा पार्ट और इंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी ये है डबल डिफरेंशिएशन। जैसे y इक्वल टू अगर fx था, तो आप इस जब करते थे dy अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अलग अलग कहने का तरीका है इसमें। तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। अब इसी को फर्दर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो इसको लिखेंगे हम d ऑफ dx, किसका, dy अपॉन dx का, तो ये हो गया dy अपॉन dx। तो ये देखो यहाँ पे y को हमने dy अपॉन dx किया, इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया तो d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx। तो इसको लिखने का तरीका जो होता है d2 y डिवाइड बाई, यहाँ dx है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि d2 x स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं सिंपल d ऑफ x स्क्वायर। पढ़ते कैसे हैं, d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2। बट समटाइम्स क्या करते हैं हम, इसको हम d2y अपॉन dx स्क्वायर भी कभी कभी हम लिख देते हैं, बट वो उसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, इसका है स्क्वायर नहीं है ये। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ये एफ डेक्स एक्स है, इसको हम एफ डबल डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर y इक्वल टू दिया है, मान लो 3x टू द पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10, तो इस केस में dy अपॉन dx कितना होगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू एक्स का पावर 5 मतलब 5x का पावर 4, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15x का पावर 4 प्लस यहाँ 4x स्क्वायर है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो गया 8x प्लस 0। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब कोई पूछे सेकेंड बताओ इसका डेरिवेटिव, तो इसको अगेन फर्दर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसको लिखने का तरीका d2y अपॉन dx2, या इसे पढ़ने के लिए ऐसे नॉर्मली हम बोल देते हैं t2y अपॉन dx स्क्वायर। ये जो होगा वो क्या होगा, इसका फर्दर, इसका जो मिला है मुझे उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, तो 15 इंटू एक्स का पावर 4 क्या हो जाएगा, 15 इंटू एक्स का पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 8x का कितना हो जाएगा, सिर्फ 8 बचा यहाँ पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो गया 60x क्यूब प्लस 8। तो ये हो गया मेरा क्या, सेकेंड डेरिवेटिव। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये सेकेंड डेरिवेटिव बताता क्या है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव जो है ये बताता है कि dy अपॉन dx ये कैसे वेरी कर रहा है। तो इसको मैं अभी बताऊंगा आपको, मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके अंदर मैं इसको इंक्लूड करूंगा, इसका मतलब क्या होता है वहां पे।
अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वही है सीधे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। राइट, तो ऐसा भी हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन क्या है। बेसिकली वो उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया था, अगर किसी भी फंक्शन का कोई मान लो y इक्वल टू fx फंक्शन है, तो उसका अगर dy अपॉन dx मतलब उसका अगर मान लो स्लोप चाहिए मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसी को हम dy अपॉन dx निकालते हैं। ये सिंपल था, यही से डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या था, इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहला क्या है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में बात करें तो इट टेल्स अबाउट स्लोप। इट टेल्स अबाउट स्लोप। कौन? dy अपॉन dx, अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो। राइट, तो dy अपॉन dx क्या बताता है, ये स्लोप को बताता है। सेकेंड, जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है, ये क्या बताता है, ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। इट टेल्स अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। स्लोप किस रेट से चेंज कर रहा है उसको हम बताते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर के वैल्यू से। अब यहां पे बात आती है कि इसमें नोट करके लिख सकते हो आप ए पार्ट में, अगर dy अपॉन dx क्या है, पॉजिटिव है, अगर क्या ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ अगर x इंक्रीज करेगा देन y भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिंपल सा है, इसको ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कि यहां देखो स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, अगर x बढ़ेगा तो क्या y की वैल्यू क्या इंक्रीज करेगी। तो इस केस में हम देख सकते हैं जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा y क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर x डिक्रीज करेगा देन क्या होगा, y भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे x इंक्रीज चेंज होगा वैसे ही y क्या होगा, चेंज होगा। कब? जब dy अपॉन dx क्या हो, पॉजिटिव हो किसी फंक्शन के लिए। सेकेंड पार्ट में अगर dy अपॉन dx क्या हो, निगेटिव, मतलब स्लोप क्या हो, निगेटिव, लेस देन जीरो। इस केस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, अगर x इंक्रीज करेगा तो इस केस में क्या होगा, y क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे यहां एक और फंक्शन लेते हैं और इसको ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये दिस इज, इसको मैं एक ऐसा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं जिसमें स्लोप क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है ऐसे। इस केस में इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं और इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करूं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ तो, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो ये θ1 मान लिया यहाँ पे, θ2 यहाँ पे। तो इस केस में क्या, जैसे जैसे हम x बढ़ रहा है, y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में स्लोप क्या है, इस केस में स्लोप m जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। इस केस में m क्या है, निगेटिव है। तो अगर m निगेटिव है तो x अगर इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, और x अगर डिक्रीज करेगा तो y क्या होगा, इंक्रीज करेगा। राइट, अब फिजिक्स में चाहे जो भी जिस तरह का भी फंक्शन आए, उसका स्लोप या उसका डबल डेरिवेटिव या चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जिसे बोलते हैं, वो कैसे वेरी कर सकता है उसको मैं सिर्फ 8 ग्राफ से मैं बता रहा हूँ। 8 ग्राफ अगर आप अच्छे से ध्यान से उसका याद रखते हैं तो आपको वो कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें आप उसको अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो वो कौन कौन से ग्राफ है, तो इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट,
तो ये वो 8 ग्राफ्स है जो किसी तरह कोई भी फंक्शन अगर आया है तो या तो ऐसा दिखेगा, जिनके स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ वेरी कर रहा है, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे क्या है स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ क्या अनडिफाइंड है। तो वो क्या होगा, इन्हीं का कोई ना कोई क्या कॉम्बिनेशन होगा वो ग्राफ, जिसे आप पहचान सकते हो। अब यहाँ 1 by 1 करके देखते हैं कि स्लोप और डबल डिफरेंशिएशन या डबल डेरिवेटिव जिसे बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसे चेंज कर रहा है। तो इसमें अगर मैं देखूं, जैसे इस पॉइंट में देखूं एक्स के इस पॉइंट पे, तो ये है मान लो थीटा, और इस पॉइंट में मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है थीटा, तो यहाँ अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है थीटा है, राइट। तो यहाँ देख रहे हैं कि थीटा क्या है अभी वेरी नहीं कर रहा है, तो यहाँ थीटा जब वेरी नहीं कर रहा है तो टेन थीटा कांस्टेंट होगा यहाँ पे। इस केस में जो m होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, m मतलब dy अपॉन dx, राइट। और d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, तो यहाँ स्लोप चेंज ही नहीं कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, वो हो जाएगा 0 यहाँ पे, राइट, वो हो जाएगा 0। तो अगर m क्या है स्लोप कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। इस केस में देखते हैं, और m यहाँ क्या है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव बात करें तो यहाँ m क्या है पॉजिटिव है। इस केस में देखें तो क्या होगा, यहाँ m नेगेटिव है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होता है। और m जो यहाँ पे है, अगेन यहाँ m क्या है नेगेटिव है बट कांस्टेंट है, और इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, वो भी क्या होगा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, राइट। इस केस में देखें तो यहाँ m जो है वो क्या है अनडिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कर सकते हो आप, नॉट डिफाइंड। और जब ये अनडिफाइंड है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर भी क्या होगा अनडिफाइंड होगा, इस केस में हम उसको कुछ नहीं कर सकते, ये भी क्या होगा अनडिफाइंड। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, राइट। यहाँ देखें तो यहाँ क्या है m जो है वो क्या है 0 है, और d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा इस केस में भी, ये भी 0 है। 0 मतलब कांस्टेंट ही है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ और है, कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो जब ये 0 है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ m पॉजिटिव या नेगेटिव, अगेन यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 0 क्या है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये हो गया कुछ फंक्शंस कैसे हो सकते हैं, उनका स्लोप और डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ आते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और जो भी ग्राफ होगा मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, इन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन होगा, तो इसे आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ मैं ड्रॉ करूँ स्लोप का, तो इस पॉइंट पे मैं बात करूँ स्लोप क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये मान लें थीटा, मान लें यहाँ पे θ1, और यहाँ मैं ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा θ2, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे पहली बात तो जो थीटा एक्यूट एंगल है एक तरह से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया गया है, तो m जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव आएगा। पहली बात तो स्लोप क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और स्लोप क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ पे θ1 जैसे जैसे x बढ़ रहा है θ2 एंगल क्या कर रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे θ2 इज ग्रेटर देन θ1, स्लोप क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जब स्लोप इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में d2y अपॉन dx स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है पॉजिटिव, और थीटा क्या इंक्रीज कर रहा है एज एक्स चेंज इंक्रीज कर रहा है, थीटा क्या चेंज कर रहा है और पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है वो, तो इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा वो पॉजिटिव आएगा। इस केस में जरा देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये θ1 है और ये θ2 यहाँ पे, तो इस केस में देखते हैं पहली बात तो स्लोप क्या है पॉजिटिव है यहाँ पे क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो m क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, और जैसे x इंक्रीज कर रहा है थीटा क्या है चेंज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है इस केस में, तो यहाँ θ1 क्या है ज्यादा है, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इस केस में जो है स्लोप क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, स्लोप जब डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा नेगेटिव होगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, हो जाएगा नेगेटिव। अब यहां आते हैं, अगर मैं इसको मानता हूं θ1 और इसको θ2 यहाँ पे, तो पहली बात तो स्लोप निगेटिव है पॉजिटिव, तो स्लोप क्या है निगेटिव है, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे स्लोप क्या है निगेटिव है,
ये पता होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कब नेगेटिव होता है। एक्यूट से ज़्यादा एंगल है, देखो यहाँ पे ये जो थीटा है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लें, इसको काउंट करें, तो ये एक्चुअली में ये थीटा उसकी वैल्यू है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थीटा कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये जो वैल्यू हो क्या है, वो एब्ट्यूस एंगल आ रहा है, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे, tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगी, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पे। तो थीटा के बारे में बात करें यहाँ पे, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो, एक्स इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में कह सकते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन जो होगा वहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, साइन के बारे में नहीं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा इस केस में। क्लियर, ओनली मैग्नीट्यूड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ पे अगर बात करें हम, अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, इस केस में भी क्या स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो m क्या है यहाँ पे, निगेटिव। थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, मतलब जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है x, थीटा क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप क्या है, डिक्रीज कर रहा है इस केस में विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्लोप। निगेटिव क्या है, स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। इसे मान लो यहाँ -10 है और यहाँ -2 है, तो वैसे तो अगर साइन देखें तो क्या हुआ, साइन अगर देखें तो स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो 10 से 2 हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, वो हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है तो हो जाएगा निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, ये भी क्या विथ रिस्पेक्ट टू इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो दीज आर 8 ग्राफ, इसी का कॉम्बिनेशन होगा, और उसमें भी क्या, ये पार्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा ये यूज होगा जब आप पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा। तो अब